जय हिंद दोस्तों। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है 2026 का एग्ज़ाम। उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लगभग हर एक शिफ्ट में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है आगे आने वाले शिफ्टों में, वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सवाल को लगाने का बेस्ट अप्रोच यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। ये सवाल फिक्स है कि आपके शिफ्ट में एक ठो सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एक रुपए वाला और एक परसेंटेज वाला। दोनों टाइप के सवाल आपको करवाएंगे, ठीक ना। देखिएगा दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। तो पहला सवाल अपने पास ये है, रमन की आय जो है कितनी है? 50,400 रुपये है। वह अपनी इनकम का 7.5% बचाता है। यदि उसकी आय में 26% और व्यय में 45% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने रुपए की कमी या वृद्धि होगी? रुपए दिया गया है और यहीं पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो परसेंट वाला बाद में बताएंगे, पहले रुपए वाला सीख लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपको बचत दिया है, बचत में कितने रुपए की वृद्धि होगी। तो बचत में जो वृद्धि या कमी होगी वो हमारे इनकम का ही कुछ परसेंट होगा। इनकम हमारा कितना है, ये वाला है, इसी का कुछ परसेंट हो जाएगा, यानी कि 50,400 का। पहला मेथड बता रहे हैं, इसके बाद दूसरा मेथड भी बताएंगे। 50,400 का कुछ परसेंट होगा यहाँ पे। मान लीजिए कि ये सेविंग जो है वो 50,400 का कुछ परसेंट यहाँ पर हो जाएगा। अब सिंपल सी बात ये है कि इस नंबर में आप एक ऐसा यूनिक नंबर ढूंढिए जो 100 से ना कटे, है ना, 100 से ना कटे। तो इस संख्या को अगर आप देखेंगे तो 5, 4, 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9 के बराबर आ रहा है, यानी ये संख्या 9 से कटने वाली है। तो 9 का मल्टीपल है ये, तो 9 का मल्टीपल हमारा सेविंग भी आएगा, यानी सेविंग में चेंज भी आएगा। 9 का मल्टीपल ये, तो 9 का मल्टीपल आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है 9 का मल्टीपल, 9 से कटने वाला, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 8, 7, 15, फिर 7, 8, 15, 15, 30 हो गया और 30 आपका 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। डिविजिबिलिटी रूल से कर रहे हैं। फिर 8, 8, 16, 16 और 7, 23 हो जाएगा, ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। 8, 7, 15, 15 और 12, 27 हो जाएगा, है ना। तो 27 9 से कट जाता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसको भी चेक करना है आपको। 8, 7, 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा और 24 9 से नहीं कटता है, यानी 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में 9 का मल्टीपल दे देता तो आप क्या करते? तो उसके लिए हम एक दूसरा मेथड आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना है। आप सभी को पता है एक फॉर्मूला कि जो एक्सपेंडिचर होता है प्लस सेविंग, ये दोनों मिलकर इनकम के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से जो पूछा जा रहा है, आपको क्या पूछा जा रहा है? बचत में कमी या वृद्धि पूछी जा रही है, यानी बचत में चेंज पूछा जा रहा है। तो बचत क्या होगा यहाँ से? बचत बताइए, ये हो जाएगा आई और ई उधर चला जाएगा तो माइनस का ई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके नॉर्मल वैल्यू के लिए भी लगता है और चेंज वाली वैल्यू के लिए भी लगता है, यानी कि अगर हम इनमें डेल्टा लगा दें तो भी यही फॉर्मूला काम करेगा। यानी डेल्टा एस, यानी कि सेविंग में चेंज जो होगा वो होगा इनकम में चेंज माइनस एक्सपेंडिचर में चेंज। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे में चेंज, है ना। तो इसी फॉर्मूले का सहारा हम लोग लेंगे। हमें चूंकि इसमें चेंज निकालना है तो हमें डेल्टा आई निकालना पड़ेगा और डेल्टा ई निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा आई और डेल्टा ई निकाल लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा आई निकालते हैं। डेल्टा आई कितने का चेंज आ रहा है इनकम में? तो पुराना इनकम कितना है हमारा? पुराना इनकम है यहाँ पर 50,400। दूसरा मेथड ये बता रहे हैं। अब इसमें इनकम में कितने परसेंट की चेंज आ रही है? 26% की चेंज आ रही है। तो हमें चेंज ही चाहिए, है ना, कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि 26% बढ़ रहा है तो 26% हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट डिजिट लगाना है। क्या लगाना है? यूनिट डिजिट लगाना है। तो यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा, आपका कट जाएगा
तो 6 चौके 24 यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। डेल्टा आई का यूनिट डिजिट 4 आया है। अब हमको यहाँ पे डेल्टा ई निकालना है ना, यानी एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लोग पुराना एक्सपेंडिचर देखेंगे। तो बताइए 7.5% अगर वो बचाता है तो एक्सपेंस कितना होगा, खर्चा कितना होगा, 100% माइनस 7.5%, क्योंकि इनकम जो होता है वो 100% होता है। तो 100 में से 7.5 अगर घटा देंगे तो 92.5% आ जाएगा। यानी कि जो हमारा इनकम है 50,400 उसका कितना परसेंट यहाँ पे खर्च कर रहा है, 92.5% खर्च कर रहा है। 92.5% यानी डिवाइड बाई 100, और पॉइंट इसका डिजिट हटाएंगे डेसिमल तो नीचे एक जीरो और लग जाएगा, ठीक है। इनटू ये जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया है, ये आपका ओरिजिनल यानी कि पुराना वाला आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। अब हमें चूँकि चेंज चाहिए, तो चेंज कितने परसेंट का हो रहा है, 45% का चेंज हो रहा है, तो 45% यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सिंपल सी बात यही है कि बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर कहीं पे कमी होता तो नेगेटिव वैल्यू ले लेते, है ना। और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो गया। अब इसका भी यूनिट डिजिट आप निकाल लीजिए, इसका भी यूनिट डिजिट आप निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर देखा जाए सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म होगा ये, है ना। 25 से काटिए, ठीक ना। 25 से अगर हम लोग निपटा दें इसको तो 25 चौके 100 यानी कि 40 हो जाएगा, और 25 से इसको काटिए, 25 तियाँ 75 और 17 बचा 175 हो जाएगा, है ना। तो 25 सत्ते 175, ठीक है, ये कट गया। और आप यहाँ पर 8 से निपटाइए, 8 पंचे 40 और 8 से इसको काटेंगे तो 8 छक्के 48 बचा 2, 8 तियाँ 24, ये हो जाएगा 8 से कटेगा तो, और 5 से ये कट जाएगा 9 बार में। अब यूनिट डिजिट निकालिए, 3 सत्ते 21 का मतलब 1, और 1 इंटू 9 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 9 आ गया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भैया इनकम कितना आया, इनकम के यूनिट डिजिट 4 आ रहा है और एक्सपेंडिचर के यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ रहा है। अब हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बड़ा वैल्यू कौन है, ठीक ना। बड़ा वैल्यू कौन है, डेल्टा आई बड़ा है कि डेल्टा ई बड़ा है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और वो कहाँ से देखेंगे, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग, समझिए इस चीज़ को। अगर आप सिर्फ डेल्टा आई को देखेंगे तो इस 50,400 का कितना है, सिर्फ 26% है ना। अब इसी 50,400 का हमें इस वाली वैल्यू को देखना है, ये पूरा वैल्यू कितना आएगा, कितने परसेंट आएगा। तो अपने पास था कितना, अपने पास था यहाँ पे 925 डिवाइड बाई 1000 इंटू यहाँ पे 45%, तो 45%, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 26% लिख रहे हैं। अब इसको अगर आप देखेंगे तो क्या ये वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू निकल कर आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या 26% से ज़्यादा आएगा कि नहीं, बिल्कुल ज़्यादा आने वाला है दोस्तों, है ना। सिंपल सी बात है कि ये बिल्कुल 26% से ज़्यादा ही आएगा, 26% से ज़्यादा ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 45 है और ये लगभग 1 के बराबर ही है, क्योंकि 925 बटे इतना है, तो लगभग 1 के बराबर ही है। तो 45% से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, लेकिन 26% से नीचे नहीं आ पाएगा। और 26% से नीचे अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 26% से ज़्यादा हो गई, कि यानी कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यूनिट डिजिट आपका 5 होगा, लेकिन इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे हुआ डिक्रीमेंट, यानी डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ विद यूनिट डिजिट 5, तो डिक्रीज़ और विद यूनिट डिजिट 5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई दोनों चीज़ें, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा सवाल देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है ना। इसमें भी आप एक यूनिक नंबर ढूंढ सकते हैं। अच्छा, बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए कि यहाँ पे परसेंट में नहीं, रुपए में। यहाँ पे 45,000 है इनकम। 45 मतलब कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 5 9 का मल्टीपल है ये, तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। तो 5 2 7 ये नहीं कटेगा, ऑप्शन नहीं होगा। 5 2 7 1 8 ये भी नहीं होगा। 5 2 7 2 9 ये हो जाएगा। फिर 2 2 4 ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, आपको बचत में कितने रुपए की वृद्धि या कमी होगी ये निकालना है। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा आई यानी कि चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा। तो डेल्टा आई पहले निकालिए। चलिए डेल्टा आई निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना।
डेल्टा आई, तो इनकम कितना है 45,000, 45,000, इसका कितना परसेंट, देखिए इनकम में कितने की चेंज हुई, 18% की वृद्धि हो रही है, तो ये 18% यानी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। इन यूनिट डिजिट कितना आ गया, इसका 0 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर 0 होगा। फिर माइनस, अब देखना है इसको डेल्टा ई कितना होगा, तो डेल्टा ई हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमें पुराना एक्सपेंडिचर लिखना है, पुराना वाला एक्सपेंडिचर है ना, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, डेल्टा ई पुराना वाला एक्सपेंडिचर कितना होगा। देखिए इनकम कितना है 45,000, इस 45,000 में से कितना खर्च किया वो एक्सपेंडिचर, 12.5% बचाया वो, तो 87.5% वो क्या करेगा, 87.5% यानी कि 87.5 डिवाइड बाई, अच्छा डेसिमल आप हटा के लिखिए है ना, डेसिमल आप हटा के लिखिए, तो ये हो जाएगा परसेंट हटाने पर 100 और डेसिमल हटाएं तो एक जीरो और, ये आ गया हमारा पुराना वाला एक्सपेंडिचर। इसमें कितने का चेंज हो रहा है, व्यय में 20%, तो 20% का चेंज इसमें निकाल लीजिए, तो 20% यानी डिवाइड बाई 100। अब काटा पीटी कर लेंगे, यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से, अच्छा 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि 2 से ये 5 बार में ख़त्म है ना, और 5 से ये आपका, या फिर आप इसको देखिए 5 से ये 9 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या बना, 9 पंजे 45, यानी कि 5 ही बनेगा इकाई अंक, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है, अच्छा दोनों केस में आपका 5 ही आएगा, लेकिन हमें ये पता करना है कि कमी होगी या वृद्धि होगी, है ना, क्योंकि अगर 0 में से भी 5 घटाएंगे तो ये 10 में से 5 घटेगा, मतलब 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, या फिर 5 में से 0 घटाएंगे तो भी आएगा 5 ही यूनिट डिजिट। तो 5 यूनिट डिजिट वाले 2 ऑप्शन हैं, बी और सी है, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि कमी होगी कि वृद्धि होगी। ठीक है, कमी होगी कि वृद्धि होगी, तो कमी होगी कि वृद्धि होगी ये कैसे पता चलेगा, हमें ये पता करना है कि डेल्टा आई बड़ा होगा कि डेल्टा ई बड़ा होगा। देखिए 45,000 का ये 18% है, ठीक, यहाँ देखिए 45,000 का टोटल ये कितना परसेंट आएगा, तो इसको आप देख पा रहे हैं 875 डिवाइड बाई 1000 है ना, 1000 इंटू यहाँ पर 20% है, 20% है कि नहीं, इसी को कैलकुलेट करिए, इसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो आ गया है ना, और 2 से ये 50 बार में आपका कट जाए, या फिर आप डायरेक्टली देखिए 875 का डबल, 875 का डबल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.75 और इसका हो जाएगा डबल, तो ये कितना आएगा 8 दूना 16 और मतलब कि 75 का डबल 1.5, तो 17.5 आ जाएगा, ये 17.5% बनेगा, जबकि ये 18% है। तो इनकम बड़ा है, इनकम आपका क्या है, बड़ा है, ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू छोटी है, डेल्टा ई जो है छोटी है, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका पॉजिटिव बनेगा, यानी कि वृद्धि होगा। तो वृद्धि किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, विद यूनिट डिजिट 5। क्लियर हो गई बात है ना, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, रमन की आय 75,400 है, वह अपनी आय में से इतना बचत करता है, उसकी आय में इतने % की वृद्धि होती है, व्यय में इतने % की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने रुपए की वृद्धि होगी। इसमें कोई एक यूनिक नंबर ढूंढिए, है ना, 75,400 में से। तो इसमें से अपन क्या करते हैं कि 2 अलग कर लेते हैं, क्योंकि 3 से तो ये कटेगा नहीं, है ना, 9 भी नहीं है इसमें, 5 4 9 7 बच जाएगा, तो 9 इसमें नहीं है, तो इसमें से 2 अलग करिए भला। 2 अलग अगर हम लोग करेंगे तो ठीक है, अगर हम देखें तो 13 से भी अलग हो रहा है, ये 13 इसमें छुपा हुआ है। जैसे 13 अगर देखेंगे तो 13 पचे 65, 10 बचा तो 13 अट्ठे 104 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 अट्ठे 104, यानी कि 58 इंटू ये है। अच्छा 58 में भी आप देख सकते हैं कि 2 और 29 है, तो हम दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। यूनिक कौन है, यूनिक नंबर 13 और 29, ठीक है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, 13 से कटने वाला कोई नंबर है कि नहीं, या फिर 29 से चेक कर लीजिए, 29 का तो पता ही है। 29 को हम अपन लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट में 9 या 1 होता है, तो उसको हम लोग 10n प्लस या -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 30 से 1 कम है, तो इसको लिखेंगे 30 - 1, ऐसे लिखेंगे। हमें जो सीड नंबर पता चला वो 3 है, यहाँ पे इस 3 का उपयोग करेंगे। 3 का उपयोग का क्या मतलब हुआ, यूनिट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है और पीछे वाले नंबर्स में जोड़ देना है। जैसे हमारे पास ये है, कौन है 8867, ये है। अब 29 है तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए 7 को, तो 3 7 21, 21 इसमें क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे घटाना हो रहा है। -1 होगा तो यहाँ पे जोड़ेंगे यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करके सीड नंबर को, और अगर यहाँ +1 होता तो इसमें घटाते,
पीछे वाले नंबर्स में, ठीक ना। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, 8 2 10, 907 आ गया। अब फिर से वही प्रक्रिया दोहराइए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ लेंगे तो 7 3 21, इसमें जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा और 111 हो गया। तो 111 जो है आपको 29 से कभी नहीं कटता, इसका मतलब ये ऑप्शन 29 से नहीं कटेगा। इसको भी चेक करेंगे अगर, तो इसको क्या डायरेक्टली चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली, 29 3 तो 87 होता है भाई साहब, या फिर मल्टीप्लाई ही कर लीजिए 8 6 7 है ना, 8 6 7, 0 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 से ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अच्छा इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 21 होगा, 21 इसमें जोड़िए कितना हुआ 7 और 8 2 10, 107। क्या 29 107 कटेगा 29 से? नहीं कट पाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे इसको अगर चेक करें हम लोग तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि ठीक है चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं ना। तो 8 6 7 1, 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें जोड़ लीजिए, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही होगा, यहाँ पे जोड़िए तो 10 और यहाँ पे 1 आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 87। अच्छा 29 3 87 होता है तो ये संख्या 29 से कट जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसको भी चेक करना ज़रूरी है। तो हमारे पास है 8 6 6 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 18 होगा, 18 इसमें जोड़ लीजिए तो 8 6 14, 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 8, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 12 होगा, 12 इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 8 2 10, 1 आ जाएगा और 9 1 10, सॉरी 8 1 9 1 10, यानी कि 100 आएगा, है ना। तो 100 तो 29 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 29 से कटने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल से इस टाइप के सवाल बड़े आराम से बन जा रहे हैं दोस्तों, है ना। आगे चलिए इस सवाल को देखते हैं। आय और व्यय का अनुपात 6 और 5 है, ठीक है। आय में 40% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की कमी होती है, प्रारंभिक व्यय प्रारंभिक खर्चा जो है इतना है ना, अंतिम बचत कितना होगा। तो इसमें आप देखिए कि कौन यूनिक नंबर है, ये 4,50,000 है, मतलब 45 है इसमें, यानी कि 9 है, तो 9 का मल्टीपल देख लीजिए। 9 कट गया 3 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 9 कट गया 6 3 9 भी कट जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 3 11 4 15, 9 से नहीं कटेगा। 9 कट गया 6 3 9 कट गया, 3 बचा है, नहीं कटेगा 9 से। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कैसे आपको लगाना है, एक यूनिक नंबर ढूंढ के और डिविजिबिलिटी रूल देख के लगा लेनी है। क्लियर है बात, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये सवाल देखते हैं। अब इसमें परसेंटेज वाला है ना। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 15% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। अभी तक रुपए में पूछा जा रहा था, अब परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो इसको भी लगाने का आसान सा तरीका है। आप देखिए कि पता है आपको एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर। अगर 100% हमारा या फिर अपनी आय का बोला है ना 70% खर्च करता है, तो इस 70% को फ्रैक्शन में बदलिए 7/10 होगा। आय का बोला है तो आय नीचे होगा, यानी ये इनकम है तो इनकम 10 है, और खर्च करता है यानी कि ये आपका एक्सपेंडिचर है। 10 में से 7 रुपया खर्चा, 10 में से 7 रुपया खर्चा, तो बचाया कितना 3 रुपये सिर्फ, क्योंकि 7 + 3 ये मिलाकर ही ना 10 होगा। अब आय में 15% बढ़ा, इनकम में 15% बढ़ गया, ठीक है। बढ़ने को प्लस लिखेंगे और घटने को माइनस में लिखेंगे, याद रखिएगा ये चीज़। व्यय में यानी खर्चे में यहाँ पर आपका 10% बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। आपको पूछा गया बचत में कितना बढ़ेगा, मान लीजिए x बढ़ेगा। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 7 70% आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 150, वो भी पॉजिटिव का, तो 150% ये हो गया। यानी कि जो 3x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 150 में से 70 घटा देंगे तो 80% आ जाएगा, है ना। 150 - 70 तो 80% आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से निकाल लीजिए बस, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 बचा 2, तो 3 छक्के 18 है ना, 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना भाई। 3 दूना 6 20 बचा, 3 छक्के 18 26 पॉइंट समथिंग आएगा, और 26 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको लगाने की ये सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और जैसा मेथड वगैरह है उससे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाता है, ठीक है। अच्छा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10, तो आय का बोला है इनकम नीचे होगा,
बचाता है मतलब इतना बचाता है, ये सेविंग हो गया। तो एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम क्या होगा, इनकम 10 है, बचाया 1 तो खर्चा 9 करेगा, 9 + 1 10 होगा, है ना। ये इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि होती है, इनकम जो है 30% बढ़ गया, प्लस हो गया, और वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, यानी कि बचत में 20% का बढ़ा, सेविंग यहाँ पर 20% प्लस हो रहा है, ये जो है 20% प्लस हो रहा है, तो उसके व्यय में कितने % का बदलाव आएगा, वृद्धि होगा, है ना। तो x निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे व्यय में, तो ये हो जाएगा 9x प्लस यहाँ पे 1 × 20 20 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू परसेंट में इज इक्वल टू ये 300 हो जाएगा, तो ये 300% हो गया, यानी कि जो हमारे पास 9x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 300 - 20 यानी कि 280 हो गया, ये है ना, 280%। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 3 के 27 बचा आपका यहाँ पे 1, तो 10 हो जाएगा, 9 1 9 31 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के सवालों को दोस्तों आप बड़े आसानी तरीके से लगा सकते हैं।